हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीपी में अधिगम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अधिगम का मतलब समझते हैं कि अधिगम है क्या। तो सीटेट परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु जो आपको याद रखना है कि अधिगम जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। और इसके उद्देश्यपूर्ण और सार्वभौमिक प्रक्रिया है ये। ठीक है, अभ्यास और अनुभव के कारण व्यवहार में आने वाले अपेक्षाकृत जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आते हैं अधिगम के कारण, उसको हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो अधिगम की परिभाषा को एक बार यहां नीचे देखते हैं कि सामान्य भाषा में अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम का मतलब किसी चीज को लर्न करना, किसी चीज को सीखना होता है। जब कोई बालक अपने वातावरण मतलब कि जो उसका आसपास का परिवेश है उससे अंतःक्रिया करता है, मतलब कि इंटरेक्शन करता है, तो उसके अनुभवों और अभ्यास से उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है, एक प्रकार से बदलाव आता है। और इसी परिवर्तन या व्यवहार में जो चेंज आ रहा है उसको ही हम अधिगम कहते हैं। और यह परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी होता है। एक नोट करने वाली बात यह है कि थकावट, बीमारी, परिपक्वता या नशीले पदार्थ के कारण व्यवहार में आया अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं होता है। तो यहां पर कुछ चार मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी परिभाषा ये दी गई हुई है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है सीटेट पेपर के दृष्टिकोण से, बट एक बार फिर भी आप देख लीजिए। वुडवर्थ वुडवर्थ बोलते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। गिलफर्ड बोलते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। स्किनर बोलते हैं अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। मतलब जो स्किनर है वो बोल रहे हैं अधिगम एक प्रकार से जो आपका व्यवहार है उसका उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। क्रो क्रो बोलते हैं कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों मतलब कि जो एटीट्यूड है उसका जो एक्विजिशन है, जो अर्जन है, वही क्या है? अधिगम है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़कर सुना दी है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर ऊपर वाली ये परिभाषा जरूर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चार। आगे बढ़ते हैं। अधिगम प्रक्रिया के चरण। तो अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है जो निम्नलिखित सोपानों से गुजरती है। सबसे पहले अधिगम अधिगम के लिए एक मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, एक प्रेरणा चाहिए। तो अधिगम की शुरुआत किसी भी आवश्यकता से होती है। मतलब किसी चीज की अगर आपको आवश्यकता होगी तभी आप उस चीज को सीखने के लिए कोशिश करेंगे। एक कोई मोटिवेशन तो होना चाहिए, तभी आप वो चीज शुरू करेंगे। जब तक आवश्यकता महसूस नहीं होगी तब तक बालक सीखने के लिए प्रेरित नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको भूख लगी है, ठीक है, जब आपको भूख लगेगी तभी तो आप खाना खाओगे। ठीक है, चलकर जाओगे, है ना, बर्तन हटाओगे, रोटी उठाओगे, सब्जी लोगे। ठीक है, एक अंदर से मोटिवेशन उत्पन्न होगा कि हाँ यार खाना खाने के लिए मुझे चल के जाना है। बट जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तो अधिगम भी उसी तरह से पॉसिबल नहीं है। विभिन्न अनुक्रियाएं मतलब कि वेरियस रेस्पॉन्स। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बालक अनेक प्रकार के प्रयास और अनुक्रियाएं करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भूख लगने पर बर्तन लेगा, थाली लेगा, उसमें सब्जी लेगा अपने हाथों से। तो वेरियस प्रकार की जो है, विभिन्न प्रकार की जो है अनुक्रियाएं करेगा। ऑब्स्टिकल मतलब कि जो है बाधाएं। तो लक्ष्य प्राप्ति में मार्ग में आने वाली कठिनाई या समस्याएं। ठीक है, तो जब जाहिर सी बात है अगर अधिगम करोगे आप तो अधिगम लर्निंग में समस्या तो आएगी। ठीक है, इनफैक्ट किसी भी चीज को करने में समस्या तो आती ही आती है। पुनर्बलन मतलब कि रेनफोर्समेंट। तो सफल अनुक्रिया करने पर मिलने वाला प्रोत्साहन या संतोषजनक परिणाम पुनर्बलन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि टीचर ने कोई वर्क दिया, मान लीजिए एक नोटबुक है, उसमें बोला कि सबको 5 वाक्य लिखने हैं और ऐसे 5 वाक्य लिखने हैं जो बहुत ही इंटरेक्टिव हो। तो आपने मान लीजिए ऐसे सपोज 5 वाक्य लिख लिए, ठीक है, अपनी नोटबुक में। अब जब आपने नोटबुक में 5 वाक्य लिख लिए, टीचर को आप दिखाने गए, टीचर ने कहा अरे वाह, और उस पर उन्होंने गुड दे दिया, तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिला कि हाँ यार ऐसा अगर अच्छा काम करते हैं तो पुनर्बलन मिलता है। तो पुनर्बलन जब भी मिलता है तो आप अगली बार और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप बोलेंगे यार सर की क्लास में तो मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है। ठीक है,
संयोजन एवं स्थायित्व, मतलब कि सही अनुक्रिया का चुनाव करके उसे अपने व्यवहार में स्थायी रूप से अपना लेना ही क्या कहलाता है, अधिगम का एक हिस्सा कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी एक रिस्पॉन्स है, ये अनुक्रिया है, उसका चुनाव करना होता है। ठीक है, और उसे अपने व्यवहार में स्थायी रूप से अपना लेना होता है। आगे बढ़ते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो शिक्षार्थी से संबंधित जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, एक तो आयु है। ठीक है, आयु से भी अधिगम प्रभावित होता है, परिपक्वता मैच्योरेशन से होता है, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य से, अभिप्रेरणा से और रुचि से। अब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी काम में मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो वो आप काम नहीं करोगे, अधिगम नहीं हो पाएगा सक्सेसफुल। किसी काम में रुचि नहीं होगी तो भी अधिगम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे अधिगम क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो आयु पे भी ये बहुत एक प्रकार से डिपेंड करता है, मैच्योरेशन पे भी ये डिपेंड करता है, परिपक्वता पर। जैसे जैसे परिपक्वता आएगी अधिगम की क्षमता भी आदमी की बढ़ती जाती है। अगर आपका मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आपका अधिगम भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तो थी शिक्षार्थी से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखेंगे शिक्षक से संबंधित जो कारक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। विषय ज्ञान, शिक्षक को एक पर्याप्त मात्रा में विषय ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक विधियां प्रॉपर आनी चाहिए, और बाल केंद्रित दृष्टिकोण और सहानुभूतिपूर्वक उनको व्यवहार भी आना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें कंपलसरी मैंडेटरी है। ठीक है, अगर ये सही प्रकार से नहीं हो पाएंगी तो ये अधिगम को एक प्रकार से नेगेटिव वे में डिक्लाइन करेंगी। विषय वस्तु से संबंधित, मतलब कि कंटेंट से, विषय वस्तु की जटिलता, मतलब कि जटिलता जो आपको विषय वस्तु की लेनी है वो अच्छे के अनुसार लेनी है। ठीक है, सार्थकता, ठीक है, जो आपने कंटेंट लिया है, जो किस कॉन्टेक्स्ट में लिया है, उसकी एक सार्थकता होनी चाहिए, उसका कुछ मीनिंगफुल निकलना चाहिए, अधिगम का कोई एक आउटकम निकलना चाहिए, जो आप इनपुट दे रहे हो उसको कुछ आउटकम होना चाहिए। रोचकता होनी चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। कोई भी चीज है जैसे अगर रुचिकर नहीं होगी तो उसका अधिगम ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। ठीक है, उदाहरण में स्पष्टता होनी चाहिए, अच्छे अच्छे उदाहरण स्पष्ट करें अधिगम कराते समय बच्चों को। पर्यावरणीय कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, सामाजिक संस्कृति और पृष्ठभूमि। ठीक है, शांत वातावरण, अगर वातावरण अच्छा नहीं होगा तो अधिगम अच्छा नहीं होगा। उचित प्रकाश, बैठने की व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तो ये सब चीजें अधिगम को प्रभावित करती हैं, जो एनवायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं, अधिगम के वक्र, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो अधिगम वक्र वह रेखा चित्र है जो समय या प्रयास के सापेक्ष सीखने की प्रगति, मात्रा या गति को मुख्य रूप से दर्शाता है। ठीक है, अब अधिगम के ये 4 वक्र हैं। एक है समान निष्पादन वक्र, जिसको हम बोलते हैं लीनियर कर्व। क्या बोलते हैं? जिसको हम लीनियर कर्व बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक प्रयास में अधिगम की गति एक समान रहती है। ठीक है, व्यवहारिक जीवन में बहुत दुर्लभ है, मतलब कि कुछ भी कर लो, जो अधिगम की गति रहेगी वो एक जैसी रहेगी, एक जैसी ही रहेगी। ठीक है, अधिगम की गति एक जैसी रहेगी, कोई बदलाव नहीं रहेगा। लीनियर का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, 2 मिनट में भी 1 किलोमीटर चलता है, 3 मिनट में भी 1 किलोमीटर चलता है, 4 मिनट में भी 1 किलोमीटर चलता है। तो ये क्या है, ये लीनियर है। इसी प्रकार से अधिगम से जैसे हम जोड़ते हैं, तो जो अधिगम रहता है अगर वो लीनियर है, उसकी गति एक समान है, तो ये जीवन के लिए दुर्लभ है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, चेंजेस नहीं हो रहा, कुछ नया इनपुट से वो अपने उसमें ऐड नहीं कर पा रहा, उसकी अधिगम की क्षमता बढ़ ही नहीं पा रही है। फिर आते हैं दूसरा, उन्नतोदार, मतलब कि घटता वक्र, जिसको कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, शुरुआत में जो होती है सीखने की गति हाई होती है। सीखने की गति कैसी होती है? हाई होती है। फिर इसके बाद जो सीखने की गति होती है वो नीचे नीचे गिरने लगती है। ठीक है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स कर्व रहता है। जो उन्नतोदार या घटता वक्र जो होता है,
इसमें सीखने की गति शुरुआत में तीव्र होती है, फिर बाद में आकर ये गति घट जाती है। तो ये काय के कारण हो सकता है? बच्चे को अगर थकावट है या कठिनाई है तो ये क्या होती है, सीखने की गति मंद हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नतोदार वक्र, जिसको हम बोलते हैं घटता वक्र, जिसको इंग्लिश में कॉनकेव कर्व बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रारंभ में अधिगम की जो गति होती है वो धीमी होती है, परंतु ये निरंतर अभ्यास के बाद ये बढ़ती जाती है। प्रारंभ में धीमी रहेगी, फिर ये निरंतरता के कारण क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अभ्यास के बाद ये गति इसकी तीव्र हो जाती है। एक होता है मिश्रित एस आकार वक्र, मिक्स्ड एस कर्व बोलते हैं जिसको, मिश्रित एस आकार वक्र, जिसको इंग्लिश में मिक्स्ड एस कर्व बोलते हैं। तो ये क्या है, ये उन्नतोदार और नतोदार मिश्रण है। इसमें जो होगा, सीखने की गति कभी तेज होती है कभी धीमी होती है। इसमें कभी धीमी होगी गति, फिर तेज हो जाएगी, फिर धीमी होगी, फिर तेज हो जाएगी, इस तरीके से धीमी तेज इस तरीके से इसमें ऐसी गति हो जाती है। ये दोनों का, नतोदार और उन्नतोदार का मिश्रण है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिगम का पठार सीटेट में कई बार पूछा गया है। तो अधिगम का पठार क्या है? तो अधिगम की प्रक्रिया में जब एक ऐसी स्थिति आती है जहां अधिगम में ना तो कोई उन्नति होती है और ना कोई अवनति होती है, मतलब कि अधिगम में ना कोई बढ़ोतरी है ना कोई घटोत्तरी है, तो उसको हम अधिगम का पठार बोलते हैं। ये देखिए, ये अधिगम है, ये यहां पर ये जो आपको जगह मिल रही है ये स्थिर हो गई। अधिगम क्या होगी, फिक्स्ड हो गई, मतलब इसमें ना कोई बदलाव आ रहा है, मतलब ना कोई घटाव आ रहा है ना कोई बदलाव आ रहा है, ये स्थिर पहुंच गई, यहां पर एक पठार बन गया है। तो ये सीखने की प्रगति में एक ठहराव आ जाता है। ये हो सकता है थकावट या बहुत सारी चीजों के कारण, एक्स टाइप ऑफ थिंग्स है जिसके कारण ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो पठार के मुख्य कारण क्या होते हैं? शारीरिक मानसिक थकावट के कारण ये होता है, रुचि या अभिप्रेरणा में कमी, या अनुचित शिक्षण विधि और विषयों का अत्यधिक जटिल होना भी ये स्थिर पठार का कारण होता है, अधिगम पठार का कारण होता है। इसका निदान या समाधान क्या है कि शिक्षण विधि में बदलाव हो, बच्चे को विश्राम दें, थकावट के कारण भी हो सकता है, सकारात्मक पुनर्वलन द्वारा इसको प्रेरित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम का स्थानांतरण। तो वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हम अब देखने जा रहे हैं। तो अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, देखते हैं हम। जब पूर्व में अर्जित ज्ञान, कौशल या अनुभव का उपयोग किसी नई परिस्थिति में किया जाता है तो उस अधिगम का स्थानांतरण, तो उसे क्या कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने कोई पूर्व में ज्ञान अर्जित किया है या कोई स्किल या जिसको हम बोलते हैं कौशल आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, अपने अनुभव का प्रयोग करके किसी नई परिस्थिति में उसका स्थानांतरण कर देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अधिगम का स्थानांतरण। तो अधिगम के कुछ स्थानांतरण के प्रकार हैं जिनको हम एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले है सकारात्मक, जिसको हम बोलते हैं धनात्मक स्थानांतरण, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान, जो पूर्व ज्ञान रहेगा नवीन ज्ञान को सीखने में सहायता प्रदान करेगा। मतलब कि जो आपकी प्रीवियस नॉलेज रहेगी वो पूर्व नॉलेज के लिए सहायक रहेगी। पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को निर्मित करने में सहायक रहेगा, उसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर। पूर्व ज्ञान का उपयोग नए ज्ञान सीखने में जब किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सकारात्मक या पॉजिटिव ट्रांसफर बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि साइकिल चलाना जैसे कोई बालक है साइकिल चलाना सीखता है, तो साइकिल चलाने वाला बालक मोटरसाइकिल आसानी से चला सकता है, ठीक है। या फिर हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत समझने में मदद करता है। तो ये क्या है, प्रीवियस नॉलेज। कोई बच्चा को साइकिल चलाना आता है तो वो अपना प्रीवियस नॉलेज साइकिल चलाने का ज्ञान बाइक को चलाने में उपयोग करेगा। फिर उसके बाद आता है नकारात्मक ऋणात्मक स्थानांतरण, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफर। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक या ऋणात्मक
स्थानांतरण बोलते हैं, नेगेटिव ट्रांसफर बोलते हैं। जैसा कि ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि भारत में जो गाड़ियां चलाई जाती हैं वो बाएं हाथ से ड्राइविंग गाड़ियां होती हैं, ठीक है। तो भारत में बाएं हाथ से ड्राइविंग में गाड़ी चलाने की आदत होती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर अमेरिका में गाड़ी चलाएगा तो वहां पर क्या होता है, दाएं हाथ से ड्राइविंग होती है, तो गाड़ी चलाने में उसको क्या होगी, कठिनाई होगी। तो उसका पूर्व ज्ञान क्या कर रहा है, बाधा डाल रहा है नए ज्ञान सीखने में। अमेरिका में अगर वो जा रहा है और ड्राइविंग कर रहा है इस तरीके से, तो ये क्या है, एक प्रकार से नकारात्मक ऋणात्मक स्थानांतरण है। आगे बढ़ते हैं शून्य स्थानांतरण पर, जीरो ट्रांसफर। मतलब कि जब पूर्व ज्ञान, प्रीवियस ज्ञान है, उसका नए ज्ञान पर सीखने पर ना तो ये सहायता करेगा ना इसमें बाधा डालेगा, उसको हम बोलते हैं जीरो ट्रांसफर बोलते हैं, शून्य स्थानांतरण बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि कबीर के दोहे याद होने का गणित के सवाल हल करने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, कबीर के दोहे और गणित दो अलग अलग चीजें हैं, तो एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ रहा है, तो इसका पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान पर कोई असर नहीं है, तो उसको शून्य ट्रांसफर बोलते हैं। ना ये सहायक है ना ये बाधा डाल रहा है। आगे बढ़ते हैं क्षैतिज स्थानांतरण, मतलब कि इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। इसका मतलब होता है कि जब एक ही स्तर या कक्षा में अर्जित ज्ञान का उपयोग, जब एक ही स्तर या कक्षा में अर्जित ज्ञान का उपयोग समान कठिनाई स्तर की अन्य परिस्थितियों में किया जाता है, तो उसको हम क्षैतिज स्थानांतरण बोलते हैं। तो अब हमें देखना है, उदाहरण देखते हैं हम कि जैसे कि कक्षा में जोड़ या घटाव सीखने के बाद, ठीक है, मान लीजिए आपने कक्षा में जोड़ या घटाव सीखा, जोड़ घटाव सीखने के बाद आप बाजार में सामान खरीदते समय दुकानदार को पैसे देने के लिए उसी गणित का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मतलब कि एक स्तर या कक्षा में अर्जित ज्ञान का उपयोग समान कठिनाई में आप कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। मतलब कि जब एक ही स्तर या कक्षा में अर्जित ज्ञान का उपयोग समान कठिनाई स्तर में करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं लंबवत या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफर। जब निम्न स्तर, मतलब कि सरल परिस्थितियों पर सीखा गया ज्ञान, ठीक है, जब निम्न स्तर से, जैसे आपने सीढ़ी देखी है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जब निम्न स्तर मतलब कि सरल परिस्थिति पर सीखा गया ज्ञान उच्च स्तर, मतलब कि जटिल परिस्थितियों की समस्या को सुलझाने में काम आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लंबवत या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, जिसको इंग्लिश में वर्टिकल ट्रांसफर बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, कक्षा 5 के गणित के नियमों की समझ का प्रयोग करके आप कक्षा 8 की बीज गणित, मतलब कि अलजेब्रा के कठिन प्रश्नों का हल कर सकते हैं, ठीक है। तो सरल परिस्थितियों पर सीखा गया ज्ञान उच्च स्तर की समस्याओं को सुलझाने में काम आता है। यहां उदाहरण मैंने आपको दिया है, जैसे 5वीं की गणित के नियमों की समझ का प्रयोग करके आप कक्षा 8 की बीज गणित के कठिन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण, जिसको हम बोलते हैं बायलेटरल ट्रांसफर। जब शरीर के एक भाग, जैसे दाएं हाथ से सीखे गए कौशल का स्वतः ही दूसरे भाग, जैसे बाएं हाथ में स्थानांतरण हो जाए, जब शरीर का एक भाग से सीखे गए कौशल स्वतः दूसरे भाग में स्थानांतरण हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, दाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने के बाद चोट लगने पर बाएं हाथ से साफ लिखने में भी सक्षम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके दाएं हाथ में चोट लग गई है, ठीक है, अब चोट लग गई है तो दाएं हाथ से तो लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, बाएं हाथ से अभ्यास करेंगे, तो आप बाएं हाथ से बहुत दिनों तक अभ्यास करेंगे तो बाएं हाथ से भी लिखना शुरू कर देंगे, तो इसी को बोलते हैं बायलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।